जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार 360 डिग्री एकेडमी में। बायो का आज श्री गणेश हम लोग कर रहे हैं। केमिस्ट्री का श्री गणेश आप लोगों का कल से हो जाएगा और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बायो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के साथ केमिस्ट्री स्टार्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और बहुत सारे टीचर भी नहीं पढ़ाते। अपन आते हैं सीधे बायो पे। मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। समस्या रिस्पॉन्स की है मेन तो, ठीक है भाई। इससे आपको मैं समझाने आऊंगा आगे। देखो भाई, पहले तो हम लोग बात कर ले इंग्लिश में बायोलॉजी की। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी तो उसका शब्द का मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए। बायोलॉजी शब्द दो भाग से मिलकर बना हुआ है, एक तो बायो से मिलकर बना हुआ है और दूसरा किससे मिलकर बना हुआ है, लॉजी से मिलकर बना हुआ है। तो भाई बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अध्ययन। इसका मतलब क्या हो गया? जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। मैं इसलिए हटाऊं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। तो भाई बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। दो अर्थों से। लॉजी जहां भी आपको कहीं दिखे तो इसका स्पेलिंग को मत चेक करना आप। लॉजी जहां कहीं भी दिखे आपको इसका मतलब क्या समझ में आएगा? अध्ययन करना होता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों को। फिर आपको याद रखना है कि ये जो शब्द है बायोलॉजी, अब इसमें अपन जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं? तो पहली बात तो याद रखना कि भाई बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में भी बोल दूंगा। अब यहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ समस्त जीवधारी। अब यहां पर समस्त जीवधारी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। एक परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की 3 शाखाएं मेनली और बहुत सारी शाखाएं, पर जबरदस्ती उलझने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नहीं आते, बच्चों को इंप्रेस करने के चक्कर में बताना पड़ता है। तो बायोलॉजी क्या मैटर है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मुझे आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो समस्त जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या अध्ययन करेंगे? समस्त जीवधारियों के बारे में क्या अध्ययन करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। पहली हम लोगों ने बात करी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं कि उनकी रचना कैसे हुई है। फिर उनकी मृत्यु कैसे होती है। फिर पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजों में हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? बायोलॉजी जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। किसका जीवन का अध्ययन? तो समस्त जीवधारी जितने भी है सब लोगों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग वाला, सबसे पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द किसने सबसे पहली बार प्रयोग किया था? तो 2 बंदे थे। एक तो था कौन? लेमार्क और दूसरा बंदा आपका कौन था? ट्रेविनेरस। आप लोग क्या करते चलना, फोटो खींचते चलना। ट्रेविनेरस है ना भाई। फ्रांस के थे लेमार्क और ट्रेविनेरस थे जर्मनी के। बायोलॉजी शब्द सबसे पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क ने प्रयोग किया और ट्रेविनेरस, दोनों ने मिलकर प्रयोग किया। सबसे पहले दोस्त होंगे, एक फ्रांस में रहता है, एक जनवरी में रहता है। जर्मनी में रहता है। तो इन लोगों ने प्रयोग किया था। आगे बात करें तो बायोलॉजी के ऊपर विस्तृत सबसे पहली बार अध्ययन करने का काम किया था अरस्तु ने। मतलब जीवों के बारे में अध्ययन किया। उनका ऐसा कहना था कि भाई जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं वो एक तरफ, जो जमीन पर रह रहे हैं वो एक तरफ, और जो पानी में रह रहे हैं वो एक तरफ। तो इस तरीके से उन्होंने अध्ययन करने का स्टार्ट किया था अपनी सोच से। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो सबसे पहली बार जो है अरस्तु ने ही क्या करा था? अध्ययन करना स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, है ना। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सुनो, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो था। अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर था। और इसके किसके बीच में? पोरस के बीच में। तो सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेस्पीच का युद्ध, या जिसको हम लोग झेलम का युद्ध भी बोलते हैं क्योंकि वो झेलम नदी के किनारे थे। तो भाई आपको क्या पता चला कि बायोलॉजी के फादर अरस्तु है, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, क्योंकि ये बहुत विद्वान थे, दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर्स भी थे। उसके बाद में ये क्या करते थे भाई? समाज के ऊपर भी इनका पकड़ अच्छा था, बायोलॉजी के ऊपर पकड़ अच्छा, फिजिक्स के ऊपर, साइंस, सब चीजों के ऊपर पकड़ था। इनके हुए शिष्य सिकंदर, और सिकंदर भारत आए और भारत में उनका युद्ध हुआ राजा पोरस के साथ में। कौन सा युद्ध? झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध भी जिसको कहा जाता है। भाई जम्मू कश्मीर या लद्दाख के पास से आप देखोगे तो 5 नदियां निकलती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। हालांकि अभी अपन ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बेकार है, बायो बहुत सारे बच्चों को समझ से परे है इसीलिए, ठीक। अब इसी तरीके से इन्होंने ही सबसे पहली बार, अरस्तु ने ही क्या किया? जंतुओं के ऊपर भी अध्ययन करना स्टार्ट किया। किसने? अरस्तु ने। तो इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के पिता भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ फंडा। क्या याद रखना है? बायोलॉजी शब्द सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने।
बायोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जंतु जगत के फादर या जंतु विज्ञान के फादर किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। इतना आगे बढ़ते हैं भाई। अब बायोलॉजी की बात करें यदि हम लोग, तो क्या बायोलॉजी में भी ब्रांचेस होती है कि जैसे बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है? तो जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी की भी 2 ब्रांच होगी। तो बायोलॉजी की 2 ब्रांच कौन कौन सी है, पहले तो उसको हम लोग देख लेते हैं। मेन ब्रांच की बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी ब्रांच होती है। तो एक ब्रांच होगी आपकी क्या? बोटनी। एक ब्रांच होगी आपकी क्या? बोटनी। और दूसरी ब्रांच होगी आपकी क्या? जूलॉजी, है ना। एक ब्रांच हो गई आपकी क्या? बॉटनी, और दूसरी ब्रांच हो गई आपकी जूलॉजी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। थोड़ा धीरे हो रहा हूं, कारण यह है कि यहीं से बच्चों की पिक्चर उलझना चालू होती है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप लोगों को मजा आ जाएगा। बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस है, एक तो है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जैसा मैं लिखते चल रहा हूं वैसे ही काम करना। वनस्पति के ऊपर अध्ययन करने का काम किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस। वनस्पति के ऊपर अध्ययन करने का काम किसने किया? थियोफ्रेस्टस ने। इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। इसी तरीके से यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि थियोफ्रेस्टस ने क्या अध्ययन किया था, तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरिया। हिस्टोरिया प्लांटेरिया। तो आप शॉर्टकट में इसको क्या लिखोगे? HP। हिस्टोरिया प्लांटेरिया। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहेगी। इस किताब में इन्होंने क्या करा भाई? 500 पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में बताया। किसने बताया? थियोफ्रेस्टस ने। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये आपको याद रखना है। कितने फैक्ट याद रखना है कि भाई बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस, एक तो वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं, और दूसरी क्या है? जंतु विज्ञान, मतलब जिसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरिया बुक लिखी और उस बुक में 500 पेड़ पौधों के बारे में बताया। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं, जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था क्या? हिस्टोरिया एनिमेलिया। याद रखिए दोस्तों, यहां पर क्या आ रहा है? हिस्टोरिया प्लांटेरिया। प्लांटेरिया मतलब पेड़ पौधे। यहां पर क्या आ रहा है? एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब जीव जंतु के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने भी लगभग 500 जंतु जीव के बारे में अध्ययन किया। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये अपने को 2 फैक्ट यहां से याद रखना है और यहां से याद रखना है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर। यहां तक नॉर्मल बात थी। यहां तक क्या थी? नॉर्मल बात थी कि भाई बायोलॉजी की 2 ब्रांच हो गई। बायोलॉजी की 2 ब्रांच हो गई, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई। बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस, जूलॉजी के पिता अरस्तु है। इन्होंने 500 पेड़ पौधे अध्ययन किया, इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करें भाई? जीव विज्ञान के बारे में नॉर्मल बातें पता चल गई। अब क्या करें भाई? आप कभी भी किराने की दुकान पे गए, किराने की दुकान पे गए, आपने बोला साबुन दे दो। अच्छी बड़ी दुकान पे गए, आपने बोला साबुन दे दो, उसने साबुन निकाल के आपको दे दी। कौन सी साबुन? तो बोले कपड़े धोने की साबुन, बोले बर्तन मांजने की साबुन, बोले नहाने की साबुन, शैम्पू दे दो, शरफ दे दो, शक्कर दे दो। तो सब चीजें क्या है? अरेंज्ड है। जहां आपने कुछ चीज मांगी उसने निकाल के दे दी। अगर कहीं ऐसी दुकान पे चले जाओ जहां पर सारी चीजें अस्त व्यस्त हो, तो आप बोलोगे भाई कपड़े धोने की साबुन दे दे, तो वो चिल्लाएगा ऊपर से, कपड़े धोने की साबुन कहाँ रखी है यार, तब से ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही है। तो फिर सब चीजों को अपने को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या करा हम लोगों ने भी, जितने भी लिविंग्स थे, जीवधारियों का वर्गीकरण किया। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, इंग्लिश में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जीवधारियों का वर्गीकरण किया। क्या करा हम लोगों ने? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स की बात कर लेते। तो जीवधारियों का वर्गीकरण किया। इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में बोलें तो हिंदी में इसको कहा जाता है वर्गीकी, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, एमपीएसआई का क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई जीवधारियों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? वर्गीकरण क्या कहलाता है? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ी? हमको पता तो चलना चाहिए कि सांप अलग है, बिच्छू अलग है, मछली अलग है, मैं अलग हूं, आप अलग हो, सब लोग अलग अलग है। आप और मैं तो अलग नहीं है, हम लोग एक ही प्रजाति के लोग हैं। मनुष्य है हम लोग, होमो सेपियंस है हम लोग, तो एक नाम दे दिया। इसी तरीके से भाई मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि जीवधारियों को पहली बार वर्गीकृत करने का प्रयास अरस्तु ने किया, लेकिन भ्रम के आधार पर। तो ये क्वेश्चन मत याद रखिएगा, समझने के लिए याद रखिए कि जो ऊपर उड़ रहे हैं वो एक वर्ग, जो जमीन पर रह रहे हैं वो एक वर्ग, और जो पानी में रह रहे हैं वो एक वर्ग। ये कोई मान्य है क्या? नहीं मान्य है। तो मान्य क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले, एमपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ ये कि टैक्सोनॉमी वर्गीकी शब्द किसने पहली बार प्रयोग किया था? तो एपीडी कंडोले। तो ऐसे याद रखना, जब दाल बाटी खानी हो तो टैक्सी में हम क्या लेके आएंगे?
कंडे लेके आएंगे और टैक्सी में अपना तन डोले मन डोले ये गाना सुनते हुए आएंगे। तो टैक्सी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंडे लेके आएंगे और तन डोले मन डोले गाना गा देंगे। ठीक है, इन्होंने भाई जीवधारियों का वर्गीकरण के लिए टैक्सोनॉमी शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन जॉन रे नामक एक बंदे थे जिन्होंने इसको आधार प्रदान किया। जॉन रे ने, है ना, जॉन रे ने आधार प्रदान किया। ये अपने को याद रखना, अगर आ जाए तो वैसे तो क्वेश्चन नहीं बना इससे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। अब पहली बार व्यवस्थित सिस्टोमेटिक रूप से जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया, तो कैरोलस लीनियस। याद रखिएगा भाई। तो यहां आपको ध्यान है क्या, कार्ल लीनियस। आप इसे कार्ल लीनियस बोल लो या आप इसे कैरोलस लीनियस बोल लो। कार्ल लीनियस या कैरोलिनियस एक ही बात है। तो इन्होंने क्या करा कि भाई दो पार्ट्स में इसको बांट दिया। एक इन्होंने बांटा क्या, प्लांट किंगडम, अभी आएगा क्या चीज होती है ये प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या कर दिया, एनिमल किंगडम। आप अब कैसे याद रखोगे, बोले सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाई इन्होंने क्या करा, समस्त पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी चीजें थी, जितने भी जीवधारी थे, जितने भी लिविंग्स थे जो जीवित थे, उनको दो पार्ट्स में बांटा। एक तो प्लांट किंगडम के आधार, मतलब एक प्लांट मतलब पेड़ पौधे, और दूसरा जो है एनिमल, और उसको नाम दे दिया क्या, किंगडम, मतलब जगत। इसका मतलब यहां से क्या हुई, दो जगत प्रणाली चालू हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। द्विजगत प्रणाली किसने दी, तो द्विजगत प्रणाली टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हमारा किसने, कार्ल लीनियस या फिर कैरोलस लीनियस ने। क्या बताया उन्होंने, एक तो प्लांट है और एक एनिमल है, ये बताया उन्होंने, बता दिया किसने, कैरोलस लीनियस ने। और उन्होंने मेनली किस पर फोकस किया, प्लांट किंगडम पर। बोले भाई संसार में एक तो जंतु होता है और एक पेड़ पौधे होते हैं, आधार क्या, तो भले एक तो आधार था क्या, पोषण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो क्या, न्यूट्रिशन। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। और दूसरा आधार क्या था, गतिशीलता, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लोकोमोशन या फिर मोबिलिटी। लोकोमोशन या मोबिलिटी के आधार पर इन्होंने कहा कि भाई संसार में एक तो प्लांट होते हैं और एक एनिमल होते हैं, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं। कैसे, तो बोले ये पोषण करते हैं, ये पोषण करते हैं, ये गतिशील है लेकिन ये गतिशील नहीं है, तो गतिशीलता और पोषण के आधार पर इन्होंने किया था, याद रखिएगा आप। ठीक, फिर इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। 3 पुस्तक में एक तो थी इनकी सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ये याद रखना है। एक पुस्तक इनकी हो गई सिस्टमा नेचुरी, दूसरी हो गई जेनेरिया प्लांटेरिया, दूसरी पुस्तक हो गई इनकी जेनेरिया प्लांटेरिया। सिस्टमा नेचुरी में ही इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में विस्तृत व्याख्या दी। किसमें, सिस्टमा नेचुरी में ही इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में विस्तृत व्याख्या दी। आगे बात कर लेते हैं फिलोसोफिया बोटनिका, ये 3 पुस्तक है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। भाई प्लांट किंगडम में इन्होंने सिस्टमा नेचुरी बुक लिखी। सिस्टमा नेचुरी बुक में इन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। इन्होंने एक जेनेरिया प्लांटेरिया बुक लिखी, ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपकी पुलिस में आया है, ये क्वेश्चन आपकी एसआई में आया है, ये क्वेश्चन आपकी जेल प्रहरी में भी आया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, अपनी कौन सी बुक हो जाएगी, फिलोसोफिया बोटनिका। ये 3 किताबें आपको याद रखनी। इसी के साथ में यहीं से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चालू होता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब सारे संसार में 2 चीजें हैं जीवित के रूप में, एक तो प्लांट, एक एनिमल, आप इतना याद रखिए। पर इससे काम चलेगा क्या, नहाने की साबुन अलग, कपड़े धोने की साबुन अलग, बर्तन मांजने की साबुन अलग, और फिर फेस वॉश अलग, फिर सरफ अलग, फिर शैम्पू अलग, तो सब चीजें अलग हैं। तो इसलिए आगे क्या हुआ, चीजों में चेंजेस हुआ। तो आप इतना याद रखिएगा भाई, कैरोलस लीनियस ने ही सबसे पहली बार वर्गीकरण करा सिस्टोमेटिक ढंग से, इसीलिए सिस्टोमेटिक शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया, तो कार्ल लीनियस ने। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में आया हुआ है। फिर द्विजगत प्रणाली किसने दी, तो कार्ल लीनियस ने। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता या वर्गीकरण के पिता कौन, तो कार्ल लीनियस, क्योंकि इन्होंने ही सिस्टोमेटिक शब्द इस्तेमाल किया और इन्होंने ही दिया। इतना याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एपीडी कंडोले से आगे बढ़ते हैं। भाई अब क्या हुआ कि बोले यार एक काम कर, तू तो फेस वॉश अलग कर, तू फेस वॉश अलग कर। अगला बंदा आया, अगले बंदे ने क्या करा, बोले यार एक काम करते, फेस वॉश को भी अलग कर देते। एक हो गया आपका प्लांट किंगडम, एक हो गया आपका एनिमल किंगडम, और एक हो गया आपका प्रोटिस्टा किंगडम। बस इतना याद रखिएगा आप, अभी तो थोड़ी देर के लिए 5 किंगडम अलग से पढ़ेंगे। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया भैया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 जगत प्रणाली। 3 जगत प्रणाली किसने दी है, तो अर्नेस्ट ए हेकेल। ऐसे याद रखना, मैं बताता हूं, याद रखने का तरीका बता दूंगा, टेंशन ही मत लो। अर्नेस्ट ए हेकेल, अर्नेस्ट ए हेकेल ने दिया। अब आप ऐसे याद रखना, ये 3 किंगडम आ रहा है तो इसको 3 को हमेशा अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फ्री।
तो हकला 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 क्या करेगा, कोई भी चीज हकला अगर बोलेगा तो उसको फ्री में मिल जाएगी, ऐसे करके याद रखना। तो अर्नेस्ट ए हेकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो हकले को कोई भी चीज फ्री में मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अपने को याद रखना कि फ्री में क्या मिलेगा, तो हकले को फ्री में कुछ भी मिल जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। तो बोले सर आप इसको डिटेल पढ़ाओ, बिल्कुल आप लोगों का अभी शॉर्टकट मारेंगे अपन, अभी 5 किंगडम पे जाना है अपने को, उसके बाद आएंगे। अगला बंदा आया, उसने क्या बोला भाई, बोले नहीं एक काम करो, तुम तो एक काम करो, शैम्पू को अलग करो यार, और फिर महिलाओं के शैम्पू अलग करो, महिलाओं के फेस वॉश अलग करो। ये बंदा आया, उसने बोला कि एक काम करो, तुम तो 4 जगत प्रणाली बना दो, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दो। उस बंदे का नाम था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। तो ये क्या भाई, केप पेन क्या गया, वो चारों दिशाओं में केप फेमस है, चारों दिशाओं में लोग टोपी लगाते हैं, केप लगाते हैं। तो हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने बोला कि एक तो प्लांट किंगडम हो गया, एक एनिमल किंगडम हो गया, एक प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, और बोले भाई दूसरा जो चौथा जो है वो मोनेरा किंगडम हो गया। ये क्या है प्रोटिस्टा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवी है ना, छोटे छोटे जीव है, अपने को ये याद रखना है, यूनिसेल्युलर होते हैं ये, याद रखना। मोनेरा क्या, तो ये सूक्ष्म जीवी, छोटे छोटे जीव होते हैं, मोनेरा मेनली सूक्ष्म जीवी वाला पार्ट आएगा, तो ये याद रखना। मोनेरा में जैसे हम बात कर ले बैक्टीरिया, जीवाणु हमको दिखता नहीं है, ये सब चीजें किसने बोला, कोपलैंड ने। बोले एक काम करो, पहले मोनेरा को रखो यार, मोनेरा सबसे छोटे जीव है, तुमको पता नहीं है, अभी लड़कियों के लिए अलग शैम्पू रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। तो कहाँ लिखूं मैं, यहां लिख दूं क्या, एक काम करता हूं, चलो यहां लिख देता हूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो प्यारे दोस्तों प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और इनने बोला कि एक काम करो, यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, तो कवक, ये कवक वाला भी दे दिया किसने भाई, 5वां आदमी आ गया, R.H. व्हिटेकर, इसका नाम याद रखिएगा आप, क्या कवक जगत वाला भी इसने डाल दिया था, किसने, R.H. व्हिटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी किसने दी, तो R.H. व्हिटेकर ने। बोले किस आधार पर, पहले क्या बेवकूफ थे क्या, 2 किंगडम पढ़ रहे थे, 3 किंगडम पढ़ रहे थे, 4 पढ़ रहे थे, इसके बाद 6 भी आया, 8 भी आया, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना है क्योंकि 10th क्लास तक यही दे रखा है, 11th 12th नहीं जाना है अपने को। R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा, सॉरी क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम और कवक मतलब फंजाई, फफूंद या फंगी भी बोल लो अंग्रेजी में, यहीं तक अपने को पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। बोले सर क्या बस इतने में काम हो जाएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोनेरा को पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फिर कवक को पढ़ेंगे, फिर प्लांट को और एनिमल को पढ़ेंगे। 2 लेक्चर आपको मिलेंगे, टेंशन मतलब आपका जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो लेना ही नहीं राहुल सर के इसमें। पहले तो बता देता हूँ कि किस आधार पर किया। सबसे पहले तो इनका कोशिका विभाजन जो है उसी के आधार पर किया इसने, इन्होंने मतलब R.H. व्हिटेकर साहब ने। फिर इनमें पोषण कैसे होता है, फिर इनमें गतिशीलता क्या होती, इन सभी के आधार पर इन्होंने क्या करा, वर्गीकरण किया। अब आप लोगों को मोटा मोटा मैंने बताया, कल से मेन आपकी क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन यहां से कम 20 से 25 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके। एक चीज और बच गई, बोले सर आपने ये लिख के क्यों रखा था, तो आज मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लो, कल से इसकी कहानी चालू होगी। याद रखिएगा कि हमारे सब पूरे संसार में जो कहानी चालू होती है वो डोमेन से चालू होती है, इसको लाइन से याद रख लेना। जेल प्रहरी में 3 क्वेश्चन बने इससे, हाँ हमारे यहाँ ऑफलाइन में बच्चा आता उसके इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डोमेन के बाद किंगडम के बाद फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पेसीज। स्पाइसी मतलब जाति, स्पेसीज पढ़ो तो ये हो जाएगा साम्राज्य, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो भैया वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो साम्राज्य मतलब एक बड़ा सा साम्राज्य है, उसके अंदर क्या है, कुछ जगत है। जैसे कि हम बोले भारत के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात है सिर्फ, तो ये हो गया अपना। फिर उन्हीं के अंदर क्या हो जाएंगे, संभाग हो जाएंगे, फिर उन्हीं के अंदर क्या आ जाएंगे, जिले आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करा, एक डिवीजन करके रखा है, जिसमें क्या होगा, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई है डोमेन। कभी कभी डोमेन ऑप्शंस में नहीं मिलता तो जगत मिल जाता है, क्योंकि मेनली जगत में बांटा लोगों ने। फिर उसके बाद फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद जीनस और स्पेसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, स्पेसीज।
हाईएस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी डोमेन। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा ये, अगर नहीं भी आया होगा तो कल के लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं बहुत शांति से चीज़ें पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आज मेरा जनरल इंट्रोडक्शन था, हालांकि मेरी थोड़ी सी आदत स्पीड से पढ़ाने की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और केमिस्ट्री आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, मंगलवार तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।